हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आज से भूगोल की कुछ जो क्लास चैप्टर वीडियो है उनकी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो इस मायने में बनाएंगे क्योंकि हम जैसे कल हमने देखा कि 56 नंबर का जो पेपर है, 40 नंबर का जो पेपर है, वो छोटे प्रश्न आ रहे हैं उसमें। तो हम ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसको हम सुपर फास्ट रिविजन्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे, जहां से छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़ों का भी रिवीजन होगा और शाम को हम रिवीजन करेंगे छोटे प्रश्नों का। लीजिए हम शुरुआत करते हैं एक नई श्रृंखला का। इसमें आपका विश्वास और आपका साथ चाहिए। ठीक है, पाठ का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र। देखिए यहां पर बात होती है सबसे पहले भौतिक भूगोल की। तो क्योंकि पहले जब भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चारों पर्वत देखे, पठार देखे, मैदान देखी, नदियां देखी। तो भूगोलवेत्ताओं ने जो भी पुस्तकें लिखी वो सब क्या थी, वहां पर भौतिक भूगोल का प्रभाव था। आप समझिए। लेकिन जब क्या होता है इसके बाद में, जब उन्होंने देखा कि एक प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति पर क्या कर रहा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन कर रहा है, बदलाव कर रहा है, तो उन्होंने सोचा इसको पढ़ना जरूरी है। तब यहां पर भूगोल की एक दूसरी शाखा का जन्म होता है जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल की शाखा का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में। कब होता है? 18वीं शताब्दी। क्या पढ़ा गया इसके अंदर? मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। यह आप लिख सकते हैं अगर आता है तो। अच्छा, अब यहां पर जब मानव भूगोल और मतलब भौतिक भूगोल का जन्म होता है तो भूगोलवेत्ताओं के मन में आता है कि यहां पर तो जैसे हम बात करते हैं जैसे आत्मा परमात्मा, दिन और रात, सुख और दुख, दो पक्ष हो गए। तो यहां पर भूगोल के दो पक्ष हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हो रहा है, ये भी एक द्वैतवाद है। मानव भूगोल ये भी एक द्वैतवाद है। साथ में वो कहते हैं कि भूगोल का एक रूप होता है जिसमें प्रादेशिक रूप से अध्ययन किया जाता है और एक किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। तो ये भी एक भूगोल का पक्ष है। उन्होंने ये बात करी। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा भूगोलवेत्ताओं ने कि भूगोल को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नोमोथेटिक और दूसरा होता है इडियोग्राफिक। क्या होता है? इडियोग्राफिक। आपके पास में अलग अलग भी आ सकता है कि नोमेथेटिक का मतलब क्या होता है। न से नोमेथेटिक है तो ये इसमें नियम और सिद्धांत होते हैं, यानी नियम और सिद्धांत के द्वारा भूगोल का वर्णन करना। जबकि इडियोग्राफिक को बोलते हैं वर्णनात्मक, यानी वर्णन करना, या भाव चित्रात्मक भी कहते हैं, यानी वर्णन करना कि कहां पर कितने नदियां हैं। आप जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पर इडियोग्राफिक। तो इस तरीके से भूगोल में द्वैतवाद का जन्म होता है। लेकिन आगे भूगोलवेत्ता कहते हैं कि द्वैतवाद होते भी हम पृथ्वी को और मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे उन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा जैसे उन्होंने कि पृथ्वी का रूप कहा, उन्होंने कहा तूफान की आंख कहा, यानी जहां पर पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ उन्होंने मानवीय शब्दों का भी उपयोग कहा। उन्होंने ये तक कहा कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने तो यहां पर राज्य की तुलना जो की है, राज्य की तुलना यानी किसी नगर को जीव यानी जीवित जीव कहा है। क्या कहा है? जीवित जीव कहा है। तो उन्होंने कहा कि भूगोल में द्वैतवाद होते हुए भी हम मनुष्य प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। ये बड़े प्रश्न में, ये लोग उत्तरात्मक में वैसे इसका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना है। ये किसने कहा? जर्मन विचारधाराओं ने कहा। विचार, अब देखो भूगोलवेत्ता की विचारधारा। तो पहले आते हैं फ्रेडरिक रेटजेर। फ्रेडरिक रेटजेर साहब कहां के हैं? ये जर्मनी के हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी है। क्या नाम है? एंथ्रोपोजोग्राफी। काफी बार प्रश्न आता है। एंथ्रोपो का मतलब ही मानव शास्त्र होता है। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का क्या कहते हैं? संस्थापक या पिता भी कहते हैं। इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी, इन्होंने मानवीय पक्ष में किसको पकड़ा? मानव समाज। मैंने आपसे आदिवासी परीक्षा में बार बार कहा है, पेपर जब हुआ था, परिभाषा को इस तरीके से याद कीजिए, मानव समाज। और यहां पर इन्होंने लिया धरातल। किसको लिया? धरातल। और संबंध क्या बताए? संश्लेषित संबंध। संबंध कैसे बताए? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। फ्रेडरिक रेटजेर साहब कहते हैं। आगे इनकी शिष्या आती है। अब शिष्या कमजोर कैसे रहेगी? ये अमेरिका की है। ये कहां की है? अमेरिका की है, यूएसए की है। और इन्होंने परिभाषा क्या दी? क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी। आप इन शब्दों पर भी गौर कीजिएगा। ये रिक्त स्थान में आता है कि आपके पास आ जाए क्रियाशील मानव और फिर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं,
है ना, तो याद रखना है अस्थायी पृथ्वी। और परिवर्तन संबंध कैसे, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है, यह एलन सैम्पल ने बताया। फिर एक और विद्वान आते हैं, विडाल डी ब्लास। ये कहां के हैं साहब, ये साहब फ्रांस के हैं। और कुछ किया है कि इन्होंने संभववाद विचारधारा भी दी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। संभववाद विचारधारा इन्होंने दी है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भैया पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य को नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जंतु है, पशु है, वो भी परिवर्तन करते हैं। तो इन्होंने कहा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, और साथ में इन्होंने ले लिया कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम, इनके मध्य जो संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, उसको इन्होंने मानव भूगोल कहा। ठीक है, तो आपको देखिए, आप रेड जेल से आ रहे हैं, ब्लास्ट तक आ चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति। ये बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। तो मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर अगर हम बात करें तो इनका मुख्य बिंदु कौन है, मेन बिंदु कौन है मानव भूगोल का, मानव ही है। क्योंकि मानव, यहां पर जो मानव भूगोल की प्रकृति में हम मानव व पृथ्वी के सापेक्ष जो भी इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किए, ये मैंने आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो सड़कें पहले थी क्या, ये मकान पहले थे क्या, नहीं थे, ये मनुष्य ने बताए। तो इसके आधार पर हम नगरीय भूगोल पढ़ लेते हैं, कृषि भूगोल पढ़ लेते हैं। जो परिवर्तन किए वो मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है। आगे मानव का प्राकृतिकरण, बहुत ही अच्छा शब्द है मानव का प्राकृतिकरण। देखिए, मानव का प्राकृतिकरण यानी यहां पर मनुष्य प्राचीन काल में जब प्रकृति को प्रमुख मान रहा था, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। उस समय की बात हो रही है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, वहां की बात हो रही है। तो मनुष्य प्रकृति का दास था, प्रकृति को अपना प्रमुख मान रहा था। वहां पर मानव के प्राकृतिकरण की झलक मिलती है, और यहां पर एक विचारधारा की झलक मिलती है, जिसको हम नियतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं। ठीक है, आदिम काल की बात हो रही है। लेकिन जब मनुष्य ने अपनी योग्यताओं पर ध्यान दिया, अपनी शक्तियों को पहचाना, तो उसने प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण ये प्रकृति पर मानव का प्रभाव डाल दिया जब योग्यताओं का हुआ। और पृथ्वी पर जब प्रकृति पर जब परिवर्तन करने लगता है ना, तो वो जो परिवर्तन करता है ना बेटा, वो प्रकृति पे जो परिवर्तन होते हैं उसी को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। आज आप यहां बैठे हैं और आपको अमेरिका की कोई चीज चाहिए, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही उसको बैठा उपभोग कर सकते हैं। व्यापार किसी के थ्रू, व्यापार, परिवहन, संचार के थ्रू, तो मनुष्य ने प्रभाव परिवर्तन करना शुरू किया। और यहां पर जिस विचारधारा की झलक मिलती है उसको संभववाद विचारधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संभववाद विचारधारा कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रकृति का मानवीकरण में प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव है, यहां पर संभववाद विचारधारा की झलक मिलती है। और यहां पर कहा गया है कि मनुष्य अपनी योग्यताओं के आधार पर प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है और कहीं पर भी रहकर विश्व की किसी चीज का उपभोग कर सकता है। आगे हम देखेंगे, आगे आपके पास प्रमुख विचारधारा आ गई, नियतिवाद विचारधारा है, आप देखेंगे। और यहां पर देखिए, ये जर्मन विचारधारा है। और नियतिवाद, जैसे आपको पता है नियति किसका, नियति कैसी है, भाग्य कैसा है, तो यहां पर नियति, भाग्य, प्रकृति को माना गया है। तो यहां प्रकृति प्रमुख है, मनुष्य को प्रकृति का दास बताया गया है। कुमारी एलन सैम्पल तो यहां तक कहती है कि मनुष्य तो प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति से बना है, और प्रकृति जब चाहे वो उसका जो नख से लेकर उसके जो सिर है, कुमारी एलन सैम्पल ने तो यहां तक कहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य जब चाहे, प्रकृति जब चाहे मनुष्य को बना सकती है और जब चाहे मिटा सकती है। यहां पर इसके समर्थक हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल है। और ये तीनों ही कहां के हैं, ये जर्मनी के हैं। ये तीनों ही कहां के हैं, जर्मनी के हैं। अगली विचारधारा, संभववाद विचारधारा। देखिए, आप बात समझिए, जब नियतिवाद विचारधारा थी, जब प्रकृति का प्रभाव था मनुष्य पर, तो मनुष्य कुछ नहीं कर रहा था, वो एक हताश हो गया था। तब भूगोलवेत्ताओं ने देखा, देखो विचारधाराएं कब जन्म लेती हैं, आसपास के वातावरण के हिसाब से। तो भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि ऐसी विचारधारा का जन्म करें जहां मनुष्य को उसकी योग्यताओं का एहसास कराए। जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था ना, वैसे इनको याद दिलाना पड़ा मनुष्य को। तो एक नई विचारधारा आती, संभववाद विचारधारा, विडाल डी ब्लास ने दी। ये फ्रांस के थे, इन्होंने, चूंकि फ्रांस के थे इसलिए विचारधारा का नाम फ्रांसिस विचारधारा भी है। इन्होंने मनुष्य को प्रमुख बताया। इन्होंने कहा कि प्रकृति के अंदर असंख्य संभावनाएं, ये अवसर, जहां अवसर नाम भी आ जाए वहां भी संभववाद आपको लिखना है, बिखरी हुई है। और मनुष्य जब चाहे जिसका उपयोग करे और जैसा वो आगे बन सकता है, प्रकृति का मतलब अपना खुद का विकास कर सकता है।
और संभववाद शब्द दिया फैब्रे ने, ये भी कहां के थे? फ्रांस के थे। लेकिन अब दोबारा समस्या हो गई। अब मनुष्य को जब उसकी योग्यताओं का एहसास हुआ तो वो प्रकृति का शोषण भी करने लग गया। अब यहां पर भूगोलवेत्ताओं को चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने एक नई विचारधारा लेकर आए, उसे कहते हैं नव नियतिवाद विचारधारा, नव निश्चयवाद विचारधारा। जैसे नियतिवाद को प्रकृति निश्चयवाद भी कहते हैं। जो आपका नियतिवाद है इसको हम यहां पर प्रकृति निश्चयवाद भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्रकृति निश्चयवाद, निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। तो वैसे ही यहां पर आप देखेंगे नवनीतिवाद, नव निश्चयवाद और रुको और जाओ सिद्धांत कहा, दिया किसने? ग्रिफिथ टेलर ने दिया, अमेरिका के थे, ये बाद में ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, लेकिन अमेरिकी भूगोलवेत्ता इनको कहेंगे। यहां पर प्रकृति व मनुष्य के मध्य सामंजस्य को बताया गया कि प्रकृति मनुष्य को सामंजस्य करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आराम से दोनों रह सकते हैं, नहीं तो प्रकृति कभी भी मनुष्य का विनाश कर सकती है। यहां ये ट्रैफिक लाइन के सिद्धांत पर आधारित है, तभी उन्होंने कहा रुको और जाओ। जैसे ट्रैफिक लाइट पे रहते हैं, आपकी रेड लाइट आती है, रुकते हैं, ग्रीन ऑरेंज में आप तैयार होते हैं, ग्रीन में जाते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं। वैसे मनुष्य को विकास तो करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके विकास से प्रकृति को हानि तो नहीं हो रही है, ये देखना चाहिए। ये एक खास बात, ये नियतिवाद ने कहा प्रकृति प्रमुख, संभववाद ने कहा मनुष्य प्रमुख, लेकिन ये कहती नहीं दोनों ही प्रमुख है, तो ये दोनों के मध्य मध्यम मार्ग को बताती है। कौन सी विचारधारा? नवनियतिवाद विचारधारा। याद रखिएगा, बाद में प्रश्न आएगा। 1970 का दशक जो मात्रात्मक क्रांति था, मात्रात्मक क्रांति का मतलब केवल और केवल आपको यह पता लग रहा है कि कहां पर कितना विकास हुआ है, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, वहां पर केवल कंप्यूटर या गणितीय गणनाएं हो रही है, वहां पर मनुष्य के कल्याण को नहीं देखा गया। तो तीन विचारधारा उदय होती है। एक होती है मानवतावादी कल्याण परक, जिससे मनुष्य के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल को देखा गया है। और इसी के कारण ही एमए विषय के अंदर, एमए के अंदर सामाजिक भूगोल में आपके इस मानवतावादी या कल्याण परक को शामिल किया गया एमए के अंदर। फिर उसके बाद में आती है रेडिकल आमूलवादी विचारधारा। रेडिकल यानी विरोध, और ये मार्क्स के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी याद रखना, मार्क्स के सिद्धांत पर काम करती है, मार्क्स के सिद्धांत पर काम करती है। और ये पूंजीवादियों के विरोध में खड़ी हुई थी, और यहां पर मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण की बात की गई है, मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण की बात की गई है। मेन क्वेश्चन ये मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? रेडिकल आमूलवादी। अगली विचारधारा लास्ट की व्यवहारवादी विचारधारा है, जिसमें जाति, प्रजाति व धर्म के आधार पर भूगोल के विषय को पढ़ने पर जोर दिया गया, व्यवहारिक रूप से पढ़ने को जोर दिया गया। तो बेटा ये अब तक अपना ये पूरा चैप्टर हुआ है। एक टॉपिक और आता है जो कोर्स से हट तो चुका है, लेकिन इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं एक बार। यहां पर यह है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र यानी जहां पर मानव ने हस्तक्षेप किया। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, राजनीति में किया, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐसे कई हैं। जिसमें से आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन आता है, उसकी उपक्षेत्र बताएं। तो देखिए संसाधन से भी अर्थ अर्जन होता है, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, वाणिज्य भूगोल, ये सब क्या है? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मैंने ज्यादा समय न लेते हुए आपको कम समय में इसकी विषय वस्तु समझाने का प्रयास किया है। शाम को आपको इसके एक एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, और आप उसमें अगर इसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। शाम को मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।